इलेक्ट्रॉनिक्स में यूजेटी को देखने वाले हैं। क्या होता है यूजेटी और किस प्रकार से वह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्य करता है। पहले तो थोड़ा सा अंतर समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। नॉर्मली आपने जो युक्तियाँ पढ़ी होंगी, आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वह जो कार्य करते हैं वह एक लो वोल्टेज एवं लो धारा पर कार्य करते हैं। लेकिन जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो युक्तियाँ यूज होती हैं वह बहुत अधिक वोल्टेज और बहुत अधिक पावर, बहुत अधिक करंट, बहुत अधिक रेजिस्टेंस पर कार्य करती है और इनको एक विशेष प्रयोजन के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं या एक विशेष कार्य के लिए इनको बनाया जाता है। तो समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अभी हम जिस युक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं वह है यूजेटी, जिसको आप लोग यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, यूजेटी। यूजेटी एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है जिसमें 3 टर्मिनल आपको रहते हैं। पहला होता है एमीटर, दूसरा बेस 1, बेस 2। जो इसमें जो एमीटर होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनल कितने होंगे। आपके जो टर्मिनल की संख्या आपको इसमें देखने को मिलेगी वह 3 रहेगी। ठीक, यदि लेयर की बात करें तो आपको लेयर देखने को मिलेंगी इसमें 2, एक आपकी पी लेयर होगी, एक आपकी एन लेयर होगी। और यह एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनने वाली युक्ति है जिसमें आपका एक पी क्षेत्र होता है और एक आपका एन क्षेत्र होता है। जो आपका एमीटर बना होता है वह पी क्षेत्र से मिलकर बना होता है और जो शेष भाग बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। आप लोग यहाँ देखें थोड़ा सा, मान के चलिए यह पूरा यूजेटी की संरचना है। इसमें हमने यह जो एमीटर वाला भाग बनाया है यह आपका पी क्षेत्र से मिलकर बनेगा और बाकी जो बचता है इसको आप एन क्षेत्र बोलेंगे। पी यदि एमीटर हो जाता है तो जो एन क्षेत्र है वह आपका कलेक्टर हो जाएगा और इसी कलेक्टर से आप क्या करोगे, बेस 1 और बेस 2 का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो समझ में आया, 3 टर्मिनल और 2 लेयर वाली एक स्विचिंग डिवाइस है। स्विचिंग डिवाइस का मतलब होता है जिसको हम एक स्विच की तरह उपयोग कर सकते हैं या परिपथ को चालू बंद करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें हम बात करें तो एक पी क्षेत्र होता है और एक एन क्षेत्र होता है। पी क्षेत्र से एमीटर को बनाया जाता है और एन क्षेत्र से बेस 1 और बेस 2 को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसमें पी क्षेत्र होता है यह छोटा होता है आकार में, छोटे आकार का होता है और जो आपका एन क्षेत्र होता है यह बड़े आकार का होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इसी से हमारा बेस 1 और बेस 2 क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब यदि हम इसमें बात करें तो जो इसका बेस 1 और बेस 2 रहता है इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में प्रतिरोध देखने को मिलता है। इसलिए इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो युक्तियां हैं वह हाई रेंज पे कार्य करती हैं, उनमें धारा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब कुछ क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसलिए इसके दोनों टर्मिनल के बीच में हमें 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो समझ में आया क्या होता है यूजेटी। हो गया। अब हम यूजेटी की वर्किंग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यूजेटी कार्य करता है और इसमें जो बेस 1, बेस 2 और एमीटर किस प्रकार से इसमें कार्य करते हैं। सबसे पहली बात, जो यूजेटी होता है जब हम इसमें वर्क करते हैं तो इसको जो हमारा बेस 1 होता है इसको हम अर्थ कर देते हैं। उसके बाद जो बेस 2 बचता है उसमें हम इनपुट वोल्टेज की सप्लाई देते हैं और
तब तक इसमें इनपुट वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है जब तक कि जो एमीटर धारा का मान हमारा क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। जब हमारी एमीटर धारा का मान शून्य हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यदि हमें इसे फॉरवर्ड वाइज में यूज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, एमीटर वोल्टेज का मान ज्यादा रखेंगे और बेस वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा। बेस वोल्टेज का मान जब कम होगा और एमीटर वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो जो होल्स हैं वह एमीटर से कहां जाने लगेंगे, बेस 1 की तरफ जाने लगेंगे। और जब बेस 1 की तरफ होल्स जाने लगेंगे तो जो दोनों टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध है वह क्या होगा, कम होगा। और जब दोनों के बीच का प्रतिरोध कम होगा तो जो यूजेटी है उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा और दोनों टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे यूजेटी में धारा का प्रवाह होता है। जब यह पूरी वर्किंग होगी तो इसमें जो होल्स निकलकर कहां जाएंगे, एमीटर से बेस की ओर जाएंगे। और यदि जो आप बेस 2 को वोल्टेज दे रहे हैं और एमीटर को जो वोल्टेज दे रहे हैं, यदि एमीटर वोल्टेज कम होगा और आपका बेस वोल्टेज ज्यादा है, जो आप इसमें क्या करोगे, वोल्टेज प्रदान करोगे इनपुट में। यदि आपका एमीटर वोल्टेज कम हुआ और बेस वोल्टेज ज्यादा है तो आपका जो यूजेटी है वह किस डायरेक्शन में कार्य करेगा, वह रिवर्स वाइज में कार्य करेगा। दूसरे शब्दों में बोलें तो उसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, नहीं होगा। वह तभी संभव है जब इसमें आप एमीटर वोल्टेज का मान ज्यादा रखेंगे और बेस वोल्टेज का मान कम रखेंगे। तो जो इसमें होल्स का प्रवाह है वह कहाँ, एमीटर से बेस 1 की तरफ होने लगेगा, जिससे दोनों टर्मिनल के बीच में जो प्रतिरोध विद्यमान होता है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बारे में यदि हम कुछ और बोलें तो जो हमारा यूजेटी है यह ऋणात्मक प्रतिरोध का, देखो दोनों का टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध कम होगा जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज में यूज करेंगे या इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो यह क्या करेगा, ऋणात्मक प्रतिरोध का लक्षण प्रदर्शित करेगा। मतलब इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। उसको कम होने को क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक। ठीक, यदि बढ़ता तो अपन क्या बोलते, धनात्मक प्रतिरोध का लक्षण। लेकिन इनका प्रतिरोध क्या होगा, दोनों टर्मिनल के बीच में जो प्रतिरोध है वह कम होगा, इसलिए यह एक ऋणात्मक प्रतिरोध का लक्षण क्या करेगा, यहाँ पर उत्पन्न करेगा। अब हम इसके साथ ही साथ कुछ देख लेते हैं, लाभ देख लेते हैं कि हम यूजेटी का यूज क्यों करते हैं। पहला, जो यूजेटी होता है उसमें जो लीकेज करंट का मान होता है वह बहुत कम होता है। जो आप उसमें करंट अप्लाई करते हैं और जो आपको आउटपुट में करंट मिलती है, उन दोनों के बीच में जो लॉस होता है, लीकेज करंट होता है, उसका मान क्या होता है, लॉस नहीं बोलेंगे, लीकेज करंट जो अनावश्यक रूप से चला जाता है उसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसकी जो क्षमता है, धारा वहन करने की क्षमता, वह क्या होती है, बहुत अधिक होती है। लीकेज करंट कम होता है लेकिन जो करंट को वहन करने की क्षमता है वह क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यूजेटी जो होता है उसकी संरचना क्या होती है, सरल होती है, उसको आसानी से क्या है, उसका निर्माण किया जा सकता है। अगली बात करें, इसका मूल्य, यूजेटी का मूल्य बहुत कम होता है, यह बाजार में आपको बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाएगा। और यूजेटी को प्रारंभ करने के लिए इसकी क्षमता, धारा क्षमता अधिक होती है, लेकिन यूजेटी को जब आप ऑपरेट करते हैं या स्टार्ट करते हैं उस समय आपको बहुत कम करंट या कम धारा की आवश्यकता होती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसका क्या करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है एफईटी, जिसको आप लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। क्या होता है एफईटी, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यह भी एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति होती है जिसमें आपको 3 टर्मिनल गेट, ड्रेन और सोर्स के रूप में आपको यहाँ पर क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। जिसमें जनरली आपका जो गेट है
इसको कभी कभी अपन क्या करते हैं, कॉमन की तरह यूज करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है जो फैट है, फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर FET, यह एक यूनिपोलर डिवाइस है। यदि हम बोले कि इसमें एक समय में केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहक क्या करेंगे, इसमें से गुजरेंगे। यदि हमें इसमें धारा का प्रवाह कराना है तो वह धारा का प्रवाह केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा संभव होता है। यहाँ पर हमने इसके कुछ बिंदु लिखे हैं। पहला, यह 3 परत वाली युक्ति होती है। इसमें 3 टर्मिनल और कितनी परत होती है, 3 परत होती है। यूनिपोलर मतलब इसमें जो धारा का प्रवाह है वह एक दिशा में होता है। धारा नियंत्रण युक्ति है, एग्जाम में आता है कि जो आपका फैट है वह किस प्रकार की युक्ति है, वोल्टेज नियंत्रण है कि धारा नियंत्रित। तो आपको ध्यान रखना है यह धारा नियंत्रित युक्ति है। दूसरे शब्दों में बोले तो यह धारा को कंट्रोल करने का कार्य करती है या धारा द्वारा क्या होती है, ऑपरेट होती है। यह जो आपका फैट है यह 2 प्रकार का होता है, P चैनल फैट और N चैनल फैट, FET फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर। इसमें जो N चैनल होता है उसमें धारा का प्रवाह, आप जानते हैं कि जब N चैनल है उसमें बहुसंख्यक आवेश कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो आपका N चैनल फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। और जो आपका P चैनल फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा का प्रवाह P प्रकार का है, तो किसके माध्यम से होंगे, बहुसंख्यक आवेश क्या होंगे, होल होंगे। तो उसमें धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होगा, होल्स के माध्यम से। तो ठीक है, अब हम फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर की संरचना देखने वाले हैं कि यह किस प्रकार कार्य करता है और क्या इसकी वर्किंग होती है। इसमें आपने अभी देखे कि इसके 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। और ये किस प्रकार वर्क करते हैं, इसमें जो सोर्स होता है इसमें हम बहुसंख्यक आवेश वाहक को चैनल में प्रवेश कराते हैं। दूसरे शब्दों में बोले कि जो इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट दिया जाता है, इनपुट धारा दी जाती है, वह किसके माध्यम से दी जाती है, सोर्स के माध्यम से दी जाती है। ठीक। और ड्रेन में क्या होता है, जो हम आउटपुट प्रदान करते हैं या जो इनपुट में जब हम इसमें क्या करते हैं, बहुसंख्यक आवेश प्रदान करते हैं, तो वह हमें आउटपुट में ड्रेन के माध्यम से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जो तीसरा है हमारा गेट। गेट क्या करता है, सोर्स में जो बहुसंख्यक आवेश को प्रवेश कराया जाता है उनको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, गेट करता है। इसमें होता क्या है उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो डायग्राम बनाया है हमने। मेजॉरिटी कैरियर या जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनको हमने सोर्स के द्वारा क्या किया, प्रवेश कराया। ठीक। अब उसके लिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी चीजें हम जब ऑपरेट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम चीजों में क्या है, डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, बैटरी लगाई, जिसमें हमने, इसमें आपको ध्यान रखना है यदि आपने P चैनल लिया है तो आपके टर्मिनल अलग प्रकार से कनेक्ट होंगे, N चैनल लिया है तो अलग प्रकार से कनेक्ट होंगे। तो अभी हमने P चैनल फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर लिया है। इसमें जो हमारा गेट है उसको हम बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे, जो हमारा सोर्स है उसको प्लस टर्मिनल से बोलेंगे। ठीक। और जो यहाँ पर जो हमारा ड्रेन है उसको हम प्लस से जोड़ेंगे और जो हमारा सोर्स है उसको किससे जोड़ेंगे, माइनस से जोड़ेंगे। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि N चैनल होगा तो क्या होगा, इनके टर्मिनल क्या हो जाएंगे, बैटरी के टर्मिनल पलट जाएंगे। ठीक। लेकिन इनपुट और आउटपुट यही रहेगा। और जो आपका 2 P क्षेत्र है, यहाँ 2 P क्षेत्र की जगह क्या आ जाएगा, 2 N क्षेत्र आ जाएंगे, जो क्या करेंगे, जो आपने यहाँ से बहुसंख्यक आवेश चैनल में प्रवेश कराए हैं उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करने का कार्य करेंगे, नियंत्रित करने का कार्य करेंगे।
तो इसमें हमने क्या किया, सोर्स के माध्यम से जो बहुसंख्यक आवेश है उनको चैनल में प्रवेश कराया। जो हमारा गेट है इन दोनों परतों के माध्यम से जो हमारे बहुसंख्यक आवेश हैं उनको क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, नियंत्रित किया गया। ठीक, वह नियंत्रण कैसे होगा, जो हम उसमें पदार्थ की मात्रा रखेंगे उसके हिसाब से नियंत्रण होगा। जैसे जब हम कोई भी युक्ति बनाते हैं तो उसमें हमको किस प्रकार का आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से हम उसमें, जैसे कि हम रेगुलेटर का ही उदाहरण लें, तो जैसे मान के चलो आपने क्या किया, एक रेगुलेटर बनाया, तो आपको उसमें जितना वोल्टेज को आउट करना है और इन करना है उसी प्रकार से आप उसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की मात्रा रखते हैं, वायर की मात्रा रखते हैं। ऐसे ही जो आपको यहाँ पर आउटपुट चाहिए रहता है उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, इसमें पदार्थ की मात्रा को फिक्स करोगे या नियत करोगे, रखोगे। उनने क्या किया, इनको कंट्रोल किया और आपको ड्रेन के माध्यम से क्या हो गया, जो आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक थे वह आपको आउटपुट के रूप में क्या हो गया, यहाँ पर प्राप्त हो गया। और कंट्रोल करने का कार्य किसने किया, यहाँ पर गेट ने किया। तो समझ में आया यह किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, और यदि आप यहाँ पर n चैनल लोगे तो यहाँ पर दो n प्रकार के पदार्थ आ जाएंगे और थोड़ी सी इसके टर्मिनल है जो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वर्किंग आपकी इसी प्रकार से रहेगी। अब हम इसका यूज करते क्यों हैं, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका फैट है इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है, तो इसका यूज आपको लॉजिक गेट में देखने को मिलेगा। लॉजिक गेट समझते हो, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, आगे पढ़ोगे तो देख लेना। ठीक, लॉजिक गेट में इसका यूज होता है। एफएम तो सभी समझते हो, और टीवी रिसीवर। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, तो जो आपका एफएम होती है उसमें भी इसका अपन यूज करते हैं। टीवी रिसीवर वगैरह में भी हम फैट का, फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। कंप्यूटर के जो मेमोरी परिपथ होते हैं उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। और जो एम्पलीफायर होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर, टोन परिपथ, वेरिएबल परिपथ, और जो आपका ऑसिलोस्कोप होता है उसमें भी आपका इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। और जो बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं वहां पर भी आपको फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर का यूज देखने को मिल जाएगा। तो समझ में आया क्या इसकी वर्किंग होती है और किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, आज जो हमारा बिंदु है वह है SCR, जिसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। SCR यह डायोड की तरह ही एक यूनिडायरेक्शनल युक्ति है जिसको हम एक दिशीय युक्ति बोलते हैं। एक दिशीय युक्ति वह होती है जिसको हम एक ही डायरेक्शन में लगाने पर क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये डायोड है, यदि हमने यहाँ से धारा इनपुट दी और यहाँ से हमको आउटपुट मिल जाएगा, और इसी डायोड को यदि हम पलटा के लगा दें तो यह कार्य नहीं करेगा। वह कहलाती है यूनिडायरेक्शनल, जिसका प्रवाह, जिसमें एक ही दिशा में प्रवाह होता है। तो जो हमारा SCR है यह भी एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। इसकी यदि हम बात करें, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, पहला, इसमें जंक्शन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें 3 जंक्शन होते हैं। कौन कौन से, J1, J2 और J3। तो जंक्शन कितने होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। लेयर की यदि बात करें तो लेयर कितनी होती है, आप लोग ध्यान रखना, जो थायरिस्टर परिवार के जो सदस्य होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनमें सभी में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती हैं। तो इसमें भी कितनी लेयर रहेंगी, 4 लेयर रहेंगी, P1, N1, P2 और N2। समझ में आया। ठीक, यदि वो आपसे पूछे कि टर्मिनल कितने रहेंगे, जंक्शन अलग होता है, टर्मिनल अलग होता है, तो टर्मिनल कितने रहेंगे, 3 टर्मिनल रहेंगे। टर्मिनल कितने रहेंगे, 3, गेट, एनोड, कैथोड। टर्मिनल 3 रहेंगे, लेयर 4 रहेंगी, जंक्शन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। अब अभी तक आपने देखा था कि हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वह फॉरवर्ड वाइस में लगाने पर कार्य करती थी। जब हम डायोड को फॉरवर्ड वाइस में लगाते थे
तभी क्या करता था, वो AC से DC में बदलने का कार्य करता था। लेकिन SCR एक ऐसी डिवाइस है जिसको जब हम इसको रिवर्स में लगाते हैं, जब हम इसको परिपथ में रिवर्स में लगाते हैं, तब यह क्या करता है, एक चालू स्विच की तरह कार्य करता है, और जब हम इसको फॉरवर्ड में लगाते हैं तो एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है। आई बात समझ में? आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा SCR है वह हमेशा परिपथ में रिवर्स वाइस में संयोजित किया जाता है। ठीक, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जो SCR है वह एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यह आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। SCR का यहाँ पर प्रतीक दिया गया है, यह एनोड है, एक कैथोड है। देखो यह डायोड से ही निर्मित होता है, डायोड की संरचना भी इससे मिलती जुलती है। यहाँ एनोड हो गया, कैथोड हो गया। इसमें लेकिन क्या होता है, एक अलग से एक टर्मिनल बनाया जाता है जो गेट का होता है। ठीक, तो इसका लगभग उससे मिलता जुलता अपना प्रतीक होता है डायोड से। तो समझ में आया क्या होता है SCR। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो स्विचिंग प्रक्रिया है, स्विचिंग प्रक्रिया होती है परिपथ को चालू बंद करने का कार्य, वह इनपुट टर्मिनल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इनपुट टर्मिनल के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो SCR है यह उच्च धारा क्षमता पर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और यह जल्दी खराब नहीं होते हैं। यह एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करते हैं, और इनको जो परिपथ में है वह रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। यदि हम इनको फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो यह क्या करेंगे, एक बंद स्विच की तरह कार्य करेंगे। ठीक, इसमें कुछ और विशेषताएं भी होती हैं कि जब हम इसको फॉरवर्ड या रिवर्स में लगाते हैं तो कुछ ब्रेक डाउन वाले लक्षण होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो अभी इतनी जानकारी है यह एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखना है, टर्मिनल, जंक्शन, लेयर और रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है, और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, और इसका प्रतीक भी आपको क्या करना है, इसमें याद रखना है। तो समझ में आया क्या होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बहुत ज्यादा इसका आपको उपयोग देखने को मिलेगा। ठीक, आपके घर में जो इन्वर्टर होता है उसमें आपको SCR का यूज देखने को मिल जाएगा। जो आपका AC से DC बदलने वाला जो स्विच होता है, जिसको हम दृष्टकारी स्विच या रेक्टिफायर स्विच बोलते हैं, उसमें भी आपको इसका प्रयोग मिल जाएगा। AC और DC जो मोटरें होती हैं उनके जो कंट्रोल पैनल होते हैं वहां पर आपको SCR का उपयोग देखने को मिल जाएगा। तापमान नियंत्रण करने की जो डिवाइस होती है वहां पर SCR का उपयोग होता है। इन्वर्टर में होता है। जो आपके टाइमर रिले होते हैं कि भाई हमने टाइम फिक्स कर दिया, उसके बाद अपने आप परिपथ ट्रिप हो जाता है, वहां पर आप किसका यूज करोगे, SCR का यूज मिल जाएगा आपको देखने को। और उच्च वोल्टेज से जहां पर बचाव, उच्च वोल्टेज बचाव की जो डिवाइस है वहां पर आपको SCR का यूज देखने को मिलेगा। और नियमित पावर सप्लाई तथा बैटरी चार्जर, जो आपका बैटरी चार्जिंग की प्रोसेस है या बैटरी चार्जर में, वहां भी आपको SCR का यूज देखने को मिलेगा। तो समझ में आया क्या होता है SCR। आज हम लोग यहाँ पर MOSFET को देखने वाले हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें आप लोगों ने FET को देखा था, जिसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जो MOSFET होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह FET का ही एक अपडेटेड या सुधरा हुआ वर्जन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, MOSFET बोलते हैं। और इसकी जो संरचना है वह अधिकतर MOSFET से मिलती जुलती है। इसके बारे में हमने कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। पहला, FET की भांति इसमें 3 टर्मिनल पाए जाते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। इसमें जो गेट होता है और P चैनल होता है, N चैनल। यहाँ P चैनल भी हो सकता है और N चैनल भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है। यह देख सकते हैं आप, यह एक लेयर है, यहां से यह एक लेयर है।
यह लेयर पाई जाती है। और जो यह लेयर होती है यह बनी होती है आपकी सिलिकॉन ऑक्साइड की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन ऑक्साइड की। यह जो लेयर है आपकी सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी होती है और इसी लेयर होने की वजह से, जो कि गेट तथा पी चैनल या एन चैनल के मध्य में हो सकती है, होती है, इसी लेयर होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो समझ में आया कैसे इसका नाम पड़ा मोसफेट? क्यों? क्योंकि इसमें गेट तथा चैनल के मध्य में, चैनल पी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, दोनों के बीच में यह एक आपको लेयर देखने को मिल रही है जो सिलिकॉन ऑक्साइड की होती है और इसी लेयर की वजह से इसको क्या बोला जाता है? मोसफेट बोला जाता है। यहाँ आप देखो हमने कुछ बिंदु लिखे हैं। पहला बिंदु, जो लेयर होती है वह गेट तथा चैनल के मध्य में क्या होती है? उपस्थित होती है। दूसरा बिंदु, लेयर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी होती है, जिस कारण ही हम इसे क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक। जो परत बनाई जाती है गेट तथा चैनल के मध्य में, इससे क्या होता है? गेट का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? गेट का प्रतिरोध बढ़ जाता है। मतलब एक गेट है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए जब हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देते हैं, ठीक, इनपुट वोल्टेज देंगे या इनपुट धारा देंगे, ठीक, जब हम यहाँ से इनपुट वोल्टेज या धारा देते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो गेट की तरफ ज्यादा ना जाकर कहां चले जाते हैं? ड्रेन की तरफ। आपको पता था कि हम इनपुट कहां से देते थे? सोर्स से, और हमको आउटपुट कहां से प्राप्त होता था? ड्रेन से। ठीक। तो जो हमारा इनपुट हम सोर्स में देंगे और आउटपुट हमारा ड्रेन से प्राप्त होता था। जब गेट का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमें उससे क्या है? हमारा ड्रेन से और अधिक हमको क्या है? आउटपुट मिलने लगेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गेट का प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, परत की वजह से। और हम इसे मोसफेट, यदि कभी कभी पेपर में न आए और यदि इसका दूसरा नाम आ जाए तो इसको हम दूसरा यह बोल सकते हैं आईजी फैट। ठीक, आईजी का मतलब हो जाता है इंसुलेटेड गेट। किससे इंसुलेटेड कर दिया हमने? सिलिकॉन ऑक्साइड की परत से। ठीक, सिलिकॉन ऑक्साइड की परत से हमने क्या कर दिया? इसको इंसुलेटेड कर दिया और बाकी फैट की संरचना तो सेम टू सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आईजी फैट भी क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है। तो समझ में आया क्या होता है मोसफेट? ठीक, यह आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा। जो आपका पहला रहेगा वह रहेगा डिप्लीशन टाइप, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन टाइप मोसफेट, और दूसरा रहेगा आपका ई मोसफेट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे क्या रहता है। अब हम लोग डायोड को देखने वाले हैं। क्या होता है डायोड? आप लोग ने पहले डायोड को देखा था, ठीक, कि डायोड को हम क्या करते थे? फॉरवर्ड वाइज में लगाते थे तो वह कार्य करता था, रिवर्स में लगाते थे तो वह कार्य नहीं करता था। जो हमारा डायोड होता है इसमें हम क्या करते हैं? एक डायोड को फॉरवर्ड में लगा देते हैं और एक को क्या कर देते हैं? रिवर्स में लगा देते हैं। इस प्रकार से यह दोनों दिशाओं में कार्य करने वाली युक्ति बन जाती है। इसको जब हम सामान्य रूप से लगाते हैं तो यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है, और दोनों दिशाओं में यह किस डायरेक्शन में कार्य करता है? रिवर्स वाइज में कार्य करता है। लेकिन जब हम इसमें रिवर्स वाइज में यह सामान्य रूप से रहता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं? वोल्टेज सीमा को तय कर देते हैं कि यह 100 वोल्ट तक क्या करेगा? रिवर्स वाइज में कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही एक निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज इसमें प्रवाहित किया जाता है तो यह क्या करता है? फॉरवर्ड की तरह कार्य करने लगता है। आई बात समझ में? ठीक, तो यह क्या है? दोनों दिशाओं में कार्य करने वाली युक्ति होती है, जो सामान्य स्थिति में रिवर्स वाइज में होती है, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज इसमें प्रवाहित होने पर यह क्या हो जाता है? फॉरवर्ड में कार्य करने लगता है। इसका यह एक एसी स्विच की तरह कार्य करता है, और इसलिए जो इसका हम कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा वह होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। क्यों होता है? क्योंकि यह एक एसी स्विच की तरह कार्य करता है,
इसलिए इसको डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट या डायक के नाम से जाना जाता है। यह दोनों दिशाओं में सामान्यतः रिवर्स बायस में क्या है, रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है और यह नियत वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर स्वतः ही यह क्या है, फॉरवर्ड बायस अवस्था में ऑपरेट हो जाता है, जिससे इसमें क्या है, धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। तो समझ में आया क्या होता है तुम्हारा डायक। इसमें ध्यान रखना इस प्रकार से परतें रहती है, तुम्हारा एक पी हो गया तो एन हो जाएगा, एक पी हो जाएगा, एन हो जाएगा। और इस प्रकार की आपको ध्यान हो तो आपने परतें किस में पढ़ी थी, एससीआर में। तो यह एससीआर की भांति ही यह भी एक थायरिस्टर परिवार का सदस्य होता है, जो दो डायोड से मिलकर बना होता है, जिसमें पीएन प्रकार के क्या होते हैं, आपको परतें देखने को इसमें मिलती हैं। आज हम लोग यहाँ ट्रायड को देखने वाले हैं, क्या होता है ट्रायड। कल आप लोगों ने डायड देखा था कि जो दो डायोड होते हैं उनको विपरीत डायरेक्शन में लगाकर या अरेंज करके हम ट्रायड का निर्माण करते हैं। लेकिन आज हम ट्रायड को देखने वाले हैं, डायड का निर्माण करते हैं, लेकिन आज हम ट्रायड को देखने वाले हैं। ट्रायड की जरूरत हमें क्यों पड़ी? जो हमारा एससीआर होता था वह क्या करता था कि जो ऋणात्मक अर्धचक्र हैं उनका नियंत्रण नहीं कर पाता था, इसलिए हमें उनका नियंत्रण करने के लिए ट्रायड की जरूरत पड़ी। इसमें हमने क्या किया, दो एससीआर को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को विपरीत डायरेक्शन में अरेंज कर दिया, जिससे जो ऋणात्मक अर्धचक्र है उसको हम क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। यदि हम ट्रायड की बात करें तो ट्रायड एक एसी धारा पर कार्य करने वाली युक्ति है, जो एसी धारा को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ में यह एसी पावर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया गेट, ये हो गया टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। दूसरी यह वाई डायरेक्शनल युक्ति है। वाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि इसका यूज हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह दोनों टर्मिनल, दोनों मतलब विपरीत और सेम डायरेक्शन में लगाने पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। जैसे कि एक रजिस्टर है, हम उसको किसी भी सिरे को आगे पीछे करके लगा दें, वह क्या करेगा, सेम मान का प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, वह वाई डायरेक्शनल है। लेकिन जो डायोड है, यदि हम उसको फॉरवर्ड में लगाएंगे तभी वह कार्य करेगा, नहीं तो वह कार्य नहीं करेगा। तीसरा, यह शक्ति नियंत्रण का कार्य करता है, मतलब एसी वोल्टेज एवं करंट दोनों को नियंत्रण करेगा। एसी धारा का नियंत्रण करने के लिए मुख्यतः जो तुम्हारा ट्रायड है वह एसी धारा को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। और ऋणात्मक अर्धचक्र के नियंत्रण के लिए जो एससीआर हमारा ऋणात्मक अर्धचक्र का नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसका नियंत्रण करने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं, ट्रायड का निर्माण करते हैं, या हमें ट्रायड की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ट्रायड से अभिप्राय होता है ट्राय धन एसी ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। दूसरे शब्दों में बोले कि 3 टर्मिनल वाली युक्ति जो एसी करंट या एसी धारा के नियंत्रण करने के लिए बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रायड बोलते हैं। अब ट्रायड भी 2 प्रकार का हम जनरली यूज करते हैं। एक होता है जब स्विच खुला हो, उस हिसाब से हम उसको यूज करते हैं ट्रायड में, और जब ट्रायड का स्विच बंद हो उस हिसाब से हम, मतलब ओपन स्विच के रूप में और क्लोज स्विच के रूप में हम दोनों प्रकार से क्या करते हैं, ट्रायड का यूज करते हैं। यदि ट्रायड के अनुप्रयोग उपयोग कहाँ होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा शक्ति नियंत्रण के लिए हम ट्रायड का यूज करते हैं, और एससीआर हेतु ट्रिगरिंग के लिए, जो एससीआर में हम ट्रिगरिंग करते हैं उसके लिए भी हम ट्रायड का उपयोग करते हैं। और एसी स्विच इत्यादि में जो हमारे कुछ विशेष प्रकार के स्विच होते हैं
वहां भी हम क्या करते हैं, ट्राइब का यूज करते हैं। तो समझ में आया क्या होता है ट्राइब। अब हम लोग जीटीओ को देखने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है गेट ऑफ टर्न स्विच। जीटीओ एक विशेष प्रकार का एचसीआर होता है जो दो ट्रांजिस्टरों को आपस में मिलाकर, जैसे कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो दूसरा क्या है, विपरीत ट्रांजिस्टर हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, और दोनों के बेस और कलेक्टर टर्मिनल को क्या करके जोड़ करके हम जीटीओ का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमें एचसीआर को ऑफ करना रहता है तो हमें एचसीआर को कुछ समय के लिए क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। जैसे कि 20 माइक्रोसेकंड के लगभग उसको क्या करना पड़ता है, हमको एचसीआर को बंद करना पड़ता है, तभी वह क्या होता है, ऑफ होता है। लेकिन हमें इसको बंद करने के लिए, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें जो गेट वाला टर्मिनल है इसमें कुछ सेकंड के लिए ऋण पल्स वाले सिग्नल को क्या कर देते हैं, प्रवेश करा देते हैं, या इनपुट क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं, जिससे जो हमारा जीटीओ है वह चालू परपथ में भी क्या चला जाता है, ऋण सिग्नल प्रदान करने की वजह से जीटीओ हमारा किस अवस्था में चला जाता है, ऑफ की अवस्था में चला जाता है। और यदि हम इसकी बात करें तो यह एचसीआर की भांति ही रिवर्स वॉइस में कार्य करता है। यदि आप इसको फॉरवर्ड वॉइस में लगाओगे तो यह क्या है, कार्य नहीं करेगा। आपने क्या किया, जैसे ही इसके गेट को ऋण सिग्नल दिया, ये कहां चला गया, ऑफ कंडीशन में चला गया। और यदि आपको फिर से दोबारा इसको चालू करना है तो आप इसके गेट वाले टर्मिनल में क्या करोगे, धन सिग्नल को क्या कर दोगे, आरोपित कर दोगे, या धन सिग्नल की जैसे ही आप इसमें सप्लाई दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पुनः चालू हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, यह 3 टर्मिनल वाली युक्ति है, एनोड, कैथोड और गेट, जो कि दो विपरीत ट्रांजिस्टर, मतलब दो अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर को मिलाकर के क्या की जाती है, बनाई जाती है। और इसका कुछ हम लोग प्रयोग देख लेते हैं कि कहां कहां इन पर इसका प्रयोग किया जाता है जीटीओ का। तो एक ट्रिगर परिपथों में इसका यूज किया जाता है, और जहां पर आवृत्ति को एडजस्ट करना रहता है, जो इस प्रकार के इन्वर्टर होते हैं, वहां भी हमको जीटीओ का यूज देखने को क्या होता है, मिलता है। तो समझ में आया क्या होता है जीटीओ। ठीक, अब हम लोग आईसीबीटी को देखने वाले हैं। क्या होता है आईसीबीटी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आईसीबीटी का पहले तो आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जो आईसीबीटी होता है यह मोसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो कि पीएनपी और एनपीएन होते हैं, उनसे मिलकर क्या होता है, बनाया जाता है, या दोनों की मिलीजुली एक हाइब्रिड किस्म है। हाइब्रिड किस्म मतलब जो दो चीजों से मिलकर कोई नई चीज बनाई जाती है, उसको हाइब्रिड किस्म बोला जाता है। तो यह मोसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर से मिलकर बनने वाली एक हाइब्रिड किस्म है। अब आपको इसमें समझना होगा कि जो हमारा मोसफेट था उसमें हमने दो प्रकार के मोसफेट देखे थे, पी चैनल और एन चैनल। और जो हमारे ट्रांजिस्टर बाइपोलर, उसमें हमने दो प्रकार के ट्रांजिस्टर देखे थे, एक पीएनपी और एनपीएन। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, जिसमें हम मोसफेट का यूज भी करते हैं और साथ ही साथ बाइपोलर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। यदि इसके टर्मिनल की बात की जाए तो इसके टर्मिनल दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। आप देखेंगे कि जो कलेक्टर और एमिटर, यह टर्मिनल हमें कहां देखने को मिले थे, बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, जिसमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमें यह टर्मिनल देखने को मिले थे। यदि हम गेट की बात करें तो गेट हमें कहां देखने को मिला था, गेट टर्मिनल हमने मोसफेट में देखा था, जहां गेट के अलावा दो टर्मिनल बेस 1 और बेस 2 भी हमको देखने को मिले थे। तो समझ में आया, 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, कलेक्टर, एमिटर। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हम मोसफेट का यूज करते हैं इसको बनाते समय,
तो इसको जो मोसफेट को है हम इसको वर्टिकली डायरेक्शन में लगाते हैं, जिसको लेटी हुई डायरेक्शन बोला जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं लेटी हुई डायरेक्शन में यहाँ पर लगाया गया है गेट को, ठीक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, चाहे हम पी चैनल मोसफेट का यूज करें या एन चैनल मोसफेट का यूज करें, हम उसको क्या करेंगे, वर्टिकली उसका यूज करेंगे या उसको क्या है वर्टिकली जोड़ा जाएगा परिपथ में, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो यह जो IGBT है यह दोनों की विशेषताएं रखता है, यह ट्रांजिस्टर की विशेषताएं भी रखता है, साथ ही साथ मोसफेट की विशेषताएं भी रखता है। आपको पता है मोसफेट की विशेषता क्या होती है कि यह एक उच्च इनपुट प्रतिरोध वाली युक्ति है, जिसके दो टर्मिनल के बीच में हमें 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच प्रतिरोध देखने को मिला था। और यदि हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो हमने ट्रांजिस्टर में क्या देखा था कि ट्रांजिस्टर उच्च धारा क्षमता पर क्या कर सकता था, कार्य कर सकता था, उसको कंट्रोल कर सकता था। तो ये दोनों विशेषताएं आपको क्या हो जाएंगी, IGBT में देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अलावा जो IGBT होता है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जब हम उसमें मोसफेट को लगाते हैं तो जो हमारा सोर्स वाला टर्मिनल है वह नीचे की ओर होता है, जहां से हम क्या करते हैं इनपुट सप्लाई देते हैं, और उसी के पास में क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा। और जो हमारा ड्रेन वाला टर्मिनल है वो कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। और उस जो ड्रेन वाले टर्मिनल से हमें क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था, वही आउटपुट को हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर में सप्लाई कर देंगे, ठीक। और वह जो हमारे पी प्रकार और एन प्रकार के पदार्थ हैं उनमें क्या हो जाएगी, वर्किंग चालू हो जाएगी। और जो हमारी लेयर, जब हम मोसफेट को जोड़ते थे तो हमारी लेयर कुछ इस प्रकार से बनती थी, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, इसको वर्टिकल रूप में जोड़ा है, तो जो हमारी लेयर है वो कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जो हमारी लेयर है वो हमें परिपथ में इस प्रकार से क्या है देखने को मिलेगी। और अब जब इस प्रकार से लेयर हो जाएगी तो हमारा सोर्स यहाँ आ जाएगा और ड्रेन कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर की तरफ, जहां से क्या हो जाएगा, हमको आउटपुट प्राप्त होगा। तो समझ में आया क्या होता है IGBT। यदि हम IGBT की बात करें तो IGBT के कुछ हम अनुप्रयोग देख लेते हैं कि कहां कहां इसका यूज किया जाता है। तो AC एवं DC ड्राइवर कहलाते हैं, जो AC एवं DC मोटरों को चलाने के लिए हम यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, AC एवं DC ड्राइवर। वहां पर किसका यूज होता है, IGBT का। आप ऐसे समझ लो कि कोई मोटर है वो DC पे कार्य कर रही है और आपके पास वहां पर DC अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या किया, AC ली और ड्राइवर की मदद से, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लगी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए IGBT, और उसने क्या कर दिया, उसको DC में बदल दिया और नियत मान में जो तुम्हारी मोटर की रेटिंग है DC मोटर की, उसके हिसाब से ड्राइवर ने उसको चेंज करके उस मोटर को क्या कर दिया, चला दिया। तो AC ड्राइवर DC ड्राइवर दोनों में किसका यूज देखने को मिलेगा, आपको IGBT का यूज देखने को मिलेगा। दूसरी यदि हम बात करें रिले और पावर सप्लाई में, जो रिले वगैरह होते हैं और जो पावर सप्लाई होती है, आप जनरली वो देखते हैं क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की जो IC वगैरह होती है उसमें आपको मोसफेट देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो पावर सप्लाई में भी आप किसका यूज देखेंगे, मोसफेट का या IGBT का। और UPS प्रणाली में जो आपका कंप्यूटर होता है, जब बिजली चली जाती है तो उसमें सप्लाई देने के लिए जिसमें बैटरी लगी होती है और वो सप्लाई देती है, वहां भी हम क्या करते हैं, जनरली AC से उसको चार्ज करते हैं और DC बनाकर के उसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो वहां भी आपको IGBT का यूज देखने को मिलेगा। यदि हम इसके सबसे ज्यादा यूज की बात करें कि हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे पहला IC में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आप भी जानते हैं IC दोनों प्रकार की हो सकती है, एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट या IC हो सकती है। दूसरा, वोल्टेज रेगुलेटर में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जब आप AC को DC में बदलते हैं और उसके बाद कुछ कण रह जाते हैं AC के, फिर आप उनको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और उसको एक नियत मान की क्या चाहिए है, DC है,
उसको आप एक नियत मान डीसी प्रदान करने के लिए आप रेगुलेटर का यूज करते हैं। तो रेगुलेटर क्या करता है, जो अनियमित डीसी आती है, मतलब कम ज्यादा डीसी आती है, उसको एक शुद्ध डीसी में या बिल्कुल एक नियत मान डीसी में क्या कर देता है, परिवर्तित करके जो हमारी युक्ति है उसको प्रदान करता है। तो समझ में आया क्या होता है आईजीबीटी और कहाँ कहाँ इसके यूज किए जाते हैं। ठीक, यह इसका डायग्राम होता है और इसके टर्मिनल जो आपने यहाँ पर देखे।